हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 13वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम ग्रामश्री है तथा इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक छटा का मनोरम चित्रण किया है। यानी गांव में जिस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण होता है, वहाँ की जो सुंदरता है, चारों तरफ हरियाली जो होती है, उसकी सुंदरता कवि अपने मन से महसूस करते हैं तथा उसे सबसे अधिक सुंदर मानते हैं। खेतों में दूर दूर तक लहलहाती फसलें, फूलों से लदे हुए पेड़ तथा गंगा के किनारे फैले रेत के चमकते हुए कण, ये सभी चीज़ें कवि का मन आकृष्ट करती हैं, यानी कवि को आकर्षक लगती हैं। खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान सुंदर हरियाली फैली हुई है। इस समय हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह चांदी की तरह चमक उठती है। हरी भरी पृथ्वी पर झुका हुआ नीला आकाश और भी सुंदर लगता है। जौ और गेहूं की बालियों को देखकर लगता है कि धरती रोमांचित हो उठी है। चारों तरफ फल, फूल और सब्जियों के पेड़ पौधे भरे हुए हैं। उन सब पे फूल और फल और सब्जियां भरपूर लगे हुए हैं, जिनको देखकर कवि को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तथा उनकी खुशबू कवि को रोमांचित करती है। आज इस भाग में हम इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इसमें रुधिर का अर्थ है रक्त या खून और मखमल का अर्थ है मखमली, मुलायम, तथा रवि का अर्थ है सूरज और हरित का अर्थ है हरे रंग का। अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। आप सबने भी देखा होगा कि जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक होती है, जहाँ पर चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई हुई होती है और पेड़ पौधे फल और फूलों से भरे हुए होते हैं, वहाँ का वातावरण हमें बहुत अधिक लुभावना लगता है, आकर्षक लगता है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्योदय के बाद, यानी जब सूर्य निकल आया है सुबह के समय, तब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी जो पत्ते हैं उनके अंदर जो हरा रंग है वह खून की तरह माना गया है, जो उनमें जीवन का संचार कर रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारते हैं या देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। यानी चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण बहुत अधिक आकर्षक लग रहा है और मनभावन लग रहा है। आगे है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित और सुंदर लगने लगी है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं। यानी धरती को एक युवती माना गया है जिसके कमर में
एक करधनी बंधी हुई है, जो कि अरहर और सनई की फसलें हैं। उन्हें करधनी माना है जो सोने जैसी लग रही हैं और धरती रूपी युवती की कमर में वो बंधी हुई हैं और हवा चलने से धीरे धीरे हिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। यानी जब कोई अपने कमर में बांध लेता है एक आभूषण जिसे हम करधनी बोलते हैं, जब उस करधनी को हिलाते हैं या वो जो हवा से हिलती है तो उससे सुंदर मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है। सरसों के फूल जब खेतों में खिल जाते हैं तो जो हवा चलती है उसके साथ सरसों की खुशबू उस हवा में या उस वातावरण में फैल जाती है, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। यानी धरती भी खुश हो गई है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सिर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में जो गेहूं की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल व अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। सब चीज़ें देखने में बहुत अधिक सुंदर लग रही हैं। आगे है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, चीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कवि ने खेतों में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर, जो खड़ी मटर की फलियां हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे मटर की फलियां हंस रही हैं। यानी रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और उनके बीच में मटर की फलियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रही हों, खुश हो रही हों। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लदी हुई लड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर एक दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। यानी तितलियाँ भी फूलों की तरह ही नज़र आ रही हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। आगे है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि ने ग्रामश्री कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियाँ सुनहरी और चांदनी रंग के आमों की बोर से, यानी आम लगने से पहले जो उन पर छोटे छोटे फूल और कलियाँ होते हैं उनसे लद चुकी हैं, उन्हें बोर कहा जाता है। तो आम की जो डालियाँ हैं वो बोर से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियाँ झड़ रही हैं। अब उन पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं, यानी वो बहुत अधिक सुंदर नज़र आ रहे हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी हैं, यानी जो बेरों के पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं वो बेरों से लद चुकी हैं। बहुत अधिक बेर उन झाड़ियों पर लगे हुए हैं। खेतों में कई तरह के फल व सब्जियाँ उग चुकी हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं, उनमें लाल लाल रंग के चित्तियाँ या निशान हो गए हैं और उन पर लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक हैं कि अमरूद के जो फल हैं या अमरूद हैं जो वो
पक चुके हैं, खाने के लिए तैयार हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं, उन्हें खाया जा सकता है। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसे लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हुए हों, यानी आंवले के जो फल हैं वो डाली पर बहुत अधिक लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहने में मोती लगे हुए हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रहा है और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। टमाटर पककर लाल हो गए हैं, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। ये सभी चीज़ें, ये फल, फूल और चारों तरफ जो हरियाली का वातावरण है, कवि को बहुत अधिक मन भावन लग रहा है। आगे है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन बहुत मनोरम तरीके से किया गया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नज़र आ रही हैं। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे सवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब या चक्रवाक एक प्रकार का पक्षी जिसका नाम सुरखाब या चक्रवाक है, यानी चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। इन पंक्तियों में कवि ने गंगा के किनारे पर जो बालू रेत है उसका तथा अलग अलग प्रकार के पक्षियों के सुंदरता का वर्णन किया है जिन पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। आगे है, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। ग्रामश्री कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गाँव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही सजीव और सरल चित्रण किया है। उनकी इस कविता को पढ़कर या सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम इस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी आँखों से देख रहे हों और उसे अनुभव कर रहे हों। कवि के अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो वो इस तरह चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे हुए और सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही हैं, यानी सर्दी की रात जब होती है, सर्दियों में जब रातें होती हैं तो उन रातों में ओस गिरती है और ऐसा लग रहा है जैसे सारा वातावरण भीगा हुआ है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जैसे कोई रत्न या कोई नग चमक रहा हो जिसे आकाश में नीले रंग की चादर ओढ़ रखी हो, यानी पूरा गांव एक रत्न है और ऐसा रत्न जिसने नीले आकाश रूपी चादर को ओढ़ रखा है। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत अधिक प्रभावित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने गांव की सुंदरता का तथा प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत अधिक अच्छा वर्णन किया है और सजीव वर्णन किया है। कवि ने गांव के दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत, फल फूलों से लदे हुए वृक्ष तथा गंगा किनारे फैले हुए रेत के चमकीले कणों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। खेतों में खिली सरसों की पीतिमा यानी सरसों का जो पीला रंग होता है, जो फूल खिले हुए होते हैं, उन सबको देखकर कवि का मन प्रसन्नता से खिल उठता है।
विभिन्न पक्षियों की मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। गंगा के तट पर बैठे हुए विभिन्न पक्षियों के सौंदर्य की ओर संकेत करना भी कवि नहीं भूलते। यानी कवि ने केवल फल, फूल और पेड़ पौधों का ही नहीं बल्कि पक्षियों तथा गंगा के किनारे रेत का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है। कहने का भाव यह है कि प्रस्तुत कविता में कवि का प्रमुख लक्ष्य ग्राम्य प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण चित्र अंकित करना है, जिसमें कवि पूरी तरह से सफल रहे हैं, क्योंकि इस कविता को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी गांव में चले गए हों और वहां पर चारों तरफ इस प्रकार की वस्तुएं देख रहे हैं जिनका वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता और इसका भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए, इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।